नमस्कार, बॉन्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गणित के अंतर्गत गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा ज्यामिति, गणित का परिचय, उसकी परिभाषा और आकृति और आयाम और विमा और आयाम के आधार पर ज्यामिति के प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्यामिति किसे कहते हैं ये जानते हैं। तो ज्यामिति जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ज्या और मिति। ज्या और मिति। ज्या का अर्थ होता है भूमि और मिति का अर्थ होता है मापना, अर्थात भूमि को मापना। तो प्राचीन काल में गणित की इस शाखा का प्रयोग भूमि मापने में किया जाता था, इसलिए इसका नाम ज्यामिति पड़ा। और इसका एक अन्य नाम भी है भूमिति। भूमिति। तो भूमिति ज्यामिति का ही एक पर्यायवाची शब्द है, जिसका अर्थ भी यही होता है भूमि को मापना। वर्तमान के अंदर ज्यामिति का क्षेत्र बहुत व्यापक है और विस्तृत है। तो अब इसकी परिभाषा को हम देखते हैं कि ज्यामिति किसे कहते हैं। वर्तमान में ज्यामिति के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो ज्यामिति गणित की वह शाखा है, ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं की जो आकृतियां हैं उनके विस्तार, उनका आकार और उनकी स्थिति के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। यानी वस्तुओं का अध्ययन है जो उनके आकार है, उसकी स्थिति है और उसके विस्तार के रूप में किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं। के अंतर्गत जो आकृति है, जैसे बिंदु है, रेखा है, तल है कोई, या कोई ठोस है आदि का अध्ययन उनके आकार, विस्तार और स्थिति के रूप में किया जाता है। स्थिति के रूप में किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं। यानी कोई बिंदु है, कोई तल है, या कोई रेखा है, या कोई ठोस जो आकार है, वस्तुएं हैं, उनका अध्ययन हम उनके आकार, उनके विस्तार और उनकी स्थिति के रूप में किया जाता है। ऐसी हम शाखा को क्या कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं। अब ज्यामिति के अंदर जो गणितीय आकृतियां आती है वो कौन कौन सी है और उनका प्रकार आदि जानने से पहले हम आकृति की परिभाषा जान लेते हैं कि आकृति किसे कहते हैं। तो आकृति किसी भी वस्तु की रूपरेखा अथवा उसका ढांचा है, उसे हम क्या कहते हैं, आकृति कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु की जो रूपरेखा है या उसका कोई ढांचा है उसे हम आकृति कहते हैं। वह कैसी दिखाई देती है, कैसी प्रतीत होती है, वो उसकी आकृति कहलाती है। अब आगे आकृति के अंदर आकृति को निर्दिष्ट करने के लिए, निरूपित करने के लिए हमें कुछ निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, कुछ भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आयाम अथवा विमा कहते हैं। तो आयाम या विमा के बारे में जान लेते हैं। तो आयाम एक ऐसी
भौतिक राशि है जो किसी भी आकृति या कोई वस्तु के विस्तार, फैलाव या उसकी समय के साथ उसकी स्थिति को निरूपित करती है, उसे हम क्या कहते हैं? विमा या आयाम कहते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु की स्थिति, विस्तार, फैलाव आदि को जो जिस भौतिक राशि के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, बताया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। ये एक भौतिक राशि है, आयाम अथवा विमा, जिसको हम डायमेंशन भी कहते हैं। ये क्या है? एक भौतिक राशि है जो उसके फैलाव यानी कितनी फैली हुई है, उसका फैलाव क्या है और उसकी स्थिति क्या है आदि को निरूपित करती है। उनको क्या कहते हैं? हम विमा अथवा आयाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए विमा अथवा आयाम, किसी वस्तु एक ही दिशा के अंदर उसका विस्तार है तो उसे हम लंबाई के रूप में बताते हैं कि वो कितनी लंबी या कितनी दूरी तक फैली हुई है। तो जो लंबाई है वो एक क्या है? आयाम अथवा विमा है उसकी। या कोई जैसे हम तल की बात करें तो वो तल है दोनों दिशाओं में, लंबाई और चौड़ाई में विस्तृत है, तो उसको बताने के लिए हम दो काम में लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई दोनों काम में लेते हैं निर्देशांक। और अगर कोई ठोस आकार है उसके लिए हमें उसकी मोटाई या उसकी गहराई भी बतानी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें ऊंचाई भी लेनी पड़ेगी। और स्थिति और समय को, स्थिति को दर्शाने समय का भी हम प्रयोग करते हैं। तो ये सारी क्या है? विमा या आयाम कहलाते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, समय आदि के रूप में किसी भी वस्तु या कोई आकृति को हम दर्शाते हैं, निर्दिष्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? आयाम या विमा ये कहलाते हैं। अब इसके बाद में आयाम के आधार पर ज्यामिति के प्रकार। तो किसी वस्तु के अंदर या किसी वस्तु की आकृति या ज्यामिति को बताने के लिए हमें जितने निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, उसी आधार पर इन ज्यामिति का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण के अंदर है शून्य आयाम वाली, सबसे पहले कौन सी है? शून्य आयाम या शून्य विमा वाली ज्यामितीय आकृतियां हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शून्य आयाम वाली आकृति अथवा ज्यामिति। तो शून्य आयाम, एक नंबर वर्गीकरण में एक नंबर शून्य आयाम। शून्य आयाम के अंदर जो आकृति आती है उसको अपन बिंदु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बिंदु। तो सबसे पहले बिंदु को जान लेते हैं कि बिंदु क्या होता है। हम अपने पेन या पेंसिल की डॉट की नोक से जो हम डॉट बनाते हैं, पेन या पेंसिल से ये जो डॉट हमने बनाया है, इसी को हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। तो अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे? तो बिंदु ऐसी ज्यामिति है जिसका न तो कोई लंबाई हो, न कोई उसकी चौड़ाई हो, और न ही उसका कोई क्षेत्रफल हो, और न ही कोई आयतन हो। इस प्रकार की जो ज्यामिति है उसको हम कहेंगे बिंदु। उसको क्या कहेंगे? बिंदु। अब बिंदु को नाम देने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के जो अल्फाबेट्स हैं उनका प्रयोग करते हैं। जैसे ये कोई बिंदु है, इसका हम नाम दें तो ये बिंदु हो गया ए। कोई अन्य बिंदु है उसका हम नाम दें तो उसको कहेंगे हम बी, या कोई अदर हो तो हम इस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के जो अल्फाबेट्स हैं उनसे इनका नामकरण करते हैं। तो ये सबसे सरल ज्यामिति है बिंदु। उसके बाद में जो दूसरा नंबर है वो आती है शून्य के बाद में एक आयामी। एक आयामी या एक विमीय भी बोलते हैं इनको। एक विमीय आकृतियां या एक आयामी जो आकृति या ज्यामिति है कहते हैं। बिंदु को शून्य इसलिए कहते हैं कि इसका कोई लंबाई भी नहीं है, चौड़ाई भी नहीं है, और कोई क्षेत्रफल नहीं है, कोई आयतन नहीं है, तो कोई निर्देशांक की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये एक वस्तु की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है, इसलिए हम इसको शून्य आयामी कहते हैं। तो अब इसके बाद में एक आयामी को देखते हैं। तो यानी ऐसी जो ज्यामिति जिनको निर्दिष्ट करने के लिए एक आयाम की आवश्यकता होती है, या तो कोई वो लंबाई हो, या कोई चौड़ाई हो, या कोई ऊंचाई हो, किसी एक आयाम की जरूरत पड़े तो हमें उन ऐसी आकृतियों को कहेंगे हम एक आयामी आकृतियां। तो एक आयामी ज्यामिति के अंदर जो आती है पहली ज्यामिति, उसको हम कहते हैं रेखा। रेखा एक आयामी ज्यामिति है। अब रेखा को परिभाषित कैसे करेंगे? तो इसको हम बोर्ड पर देख लेते हैं एक बार। ये कोई एक बिंदु है ए, और यहाँ पर कोई अन्य दूसरा बिंदु है बी। इन दोनों बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए
और दोनों दिशाओं के अंदर अनंत तक इसका विस्तार हो दोनों तरफ। तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है उसको हम कहते हैं रेखा। क्या कहेंगे इसको? रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखा। तो रेखा एक ऐसी ज्यामिति है जिसका दोनों दिशाओं में अनंत तक प्रसार हो और मोटाई क्या हो? शून्य हो। यानी मोटाई इसकी 0 हो, शून्य हो और दोनों दिशाओं में अनंत तक इसका प्रसार हो। ऐसी आकृति को हम कहते हैं रेखा कहते हैं। अब रेखा का नामकरण के लिए हमें किन्हीं 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। तो जैसे ये बिंदु ए है और ये बी है, तो इस रेखा का जो नामकरण करेंगे वो करेंगे ए बी, और ऊपर एक रेखा का प्रतीक चिन्ह ऊपर लगाएंगे जो ये निर्दिष्ट करता है ये रेखा ए बी है। तो रेखा भी एक क्या है? एक आयामी या एक विमीय ज्यामिति है। इसके अंदर इसकी जो मोटाई है वो क्या है? शून्य है। सिर्फ इसका दाएं या बाएं जो प्रसार है वो ही है, और उसको हम एक आयाम से, एक निर्देशांक से दर्शा सकते हैं, वो है इसकी लंबाई। तो इसमें सिर्फ एक ही निर्देशांक होता है, लंबाई, इसलिए ये एक आयामी ज्यामिति है। दूसरी जो हम आगे आती है रेखाखंड। रेखाखंड जैसे नाम से ही विदित है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, रेखा और खंड। रेखा जो ये अनंत लंबाई की जो ज्यामिति है इसको हम रेखा कहते हैं, और जो खंड है वो कहते हैं भाग या हिस्सा। यानी किसका हिस्सा? रेखा का हिस्सा। तो रेखा का हम कोई निश्चित लंबाई का, जैसे यहाँ ये कोई रेखा है और इसका हम एक निश्चित लंबाई का एक टुकड़ा हम काट लेते हैं और वो यहाँ पर दर्शा रहे हैं। ये एक टुकड़ा है, इसका काट कर यहाँ रख लिया, तो ये जो है वो कहलाता है रेखाखंड। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे? तो रेखाखंड, जैसे इसका नाम दे दिए सी और डी। तो रेखाखंड एक ऐसी ज्यामिति है जिसकी लंबाई तो निश्चित हो और उसके प्रारंभिक बिंदु भी है और अंतिम बिंदु भी है, यानी दोनों बिंदु हो और लंबाई क्या है वो निश्चित हो, और इसकी मोटाई वो भी, इसकी भी मोटाई क्या होती है? शून्य होती है, यानी इसका एक विमीय विस्तार होता है। तो रेखाखंड भी एक क्या है? एक विमीय आकृति है। इस प्रकार की आकृति को हम कहते हैं रेखाखंड, और इसको दर्शाने के लिए ऊपर ये रेखाखंड का प्रतीक चिन्ह ऊपर लगाते हैं, जैसे रेखाखंड, और इसको पढ़ते हैं रेखाखंड सी डी। रेखाखंड सी डी। अब इससे अगली जो आकृति ज्यामिति है वो मेरे पास में है किरण। किरण। तो किरण अगर कोई बिंदु है उससे दूसरे बिंदु को मिलाते हुए कोई अनंत प्रसार वाली हम लंबाई की कोई अब रेखा खींचें, तो इस प्रकार की जो ज्यामिति होती है उसको हम कहते हैं किरण। यानी इस जिसका एक बिंदु तो निश्चित हो, यानी जहां से वो शुरू हो रही है, प्रारंभ हो रहा है, वो बिंदु तो उसका क्या हो? निश्चित हो, लेकिन दूसरी तरफ जो उसका प्रसार है वो क्या हो? अनंत हो, अनंत लंबाई तक फैली हुई हो। इस प्रकार की जो ज्यामिति होती है उसको हम कहते हैं किरण कहते हैं। और इसको दर्शाने के लिए हम ऊपर किरण का प्रतीक लगा दिया जाता है, किरण ए बी। तो ये भी एक विमीय या एक आयामी ज्यामिति है। तो ये 3 एक आयामी ज्यामिति के अंदर हम 3 जो ज्यामितियों का अध्ययन किया है उनको जाना है। एक तो रेखा, रेखाखंड और किरण। अब इससे अगली जो ज्यामिति है वो देखते हैं द्विआयामी। एक आयामी के बाद में हम देखते हैं द्विआयामी ज्यामिति। तीसरा जो नंबर आता है द्विआयामी। द्विआयामी या द्विविमीय दोनों नाम कह सकते हैं। द्विआयामी या द्विविमीय ज्यामिति तो ऐसी ज्यामितियां जिनको निर्दिष्ट करने के लिए, जिसके विस्तार या फैलाव को दर्शाने के लिए, बताने के लिए हमें कम से कम 2 विमाओं की जरूरत होती है। ऐसी आकृतियों को हम कहते हैं द्विविमीय आकृतियां। जैसे किसी भी समतल सतह के ऊपर जो भी हम आकृतियां ड्रॉ करते हैं वो सारी आकृतियां क्या होती है? द्विविमीय ज्यामितियां होती है। जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, अष्टभुज है, वर्ग है, आयत है, ये सारी क्या थी? द्विविमीय ज्यामितियां होती है। तो एक हम तल जो होता है, ये जो एक तल है
सपाट सतह है, इसके ऊपर जो भी हम ज्यामिति बनाएंगे वो ज्यामितियां क्या होगी, द्विविमीय होंगी, क्योंकि उनका प्रसार या तो दाएं बाएं होगा या आगे पीछे होगा, इधर आगे या पीछे होगा। तो सिर्फ दो ही दिशाओं में इसका फैलाव है, विस्तार है। तो इस प्रकार की जो ज्यामितियां हैं उनको हम क्या कहेंगे, द्विविमीय ज्यामितियां। जैसे त्रिभुज है, तो त्रिभुज का जो फैलाव है इधर भी दाएं बाएं भी है और आगे पीछे भी है। तो यहाँ पर भी हमें दो निर्देशांकों की जरूरत पड़ेगी, या तो लंबाई या चौड़ाई। तो इन आकृतियों को हम क्या कहते हैं, द्विविमीय ज्यामितियां कहते हैं, द्विविमीय ज्यामिति कहते हैं। अब आगे तल। तल किसे कहते हैं, अभी नाम आया कि समतल के ऊपर जो बनी हुई ज्यामितियां उनको अपन द्विविमीय ज्यामितियां कहते हैं। तो ये तल क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तल कोई भी जो सपाट चपटी जो सतह होती है, सपाट या चपटी सतह होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, तल कहते हैं। सपाट या चपटी सतह होती है उसको क्या कहते हैं, तल। सपाट या चपटी जो सतह होती है उसको क्या कहते हैं, तल कहते हैं। सपाट या चपटी सतह को तल कहते हैं। तल दो प्रकार के होते हैं। तल का प्रकार भी क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समतल और दूसरा होता है वक्र तल। दूसरा क्या होता है, वक्र तल। समतल और वक्र तल। अब समतल किसे कहते हैं, कि ऐसा कोई तल जहां उसमें स्थित किन्हीं दो या दो से अधिक बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए और एक सरल रेखा बने, एक सरल रेखा का निर्माण करें अगर बिंदुओं को मिलने पर, तो वो तल क्या कहलाता है, समतल कहलाता है। इसके विपरीत दूसरा जो वक्र तल है वो क्या है, अगर उस तल में स्थित किन्हीं भी दो या दो से अधिक बिंदुओं को मिला दिया जाए और ये घुमावदार कोई रेखा बने तो उसको हम कहते हैं वक्र तल। और इस प्रकार की रेखा को वक्र रेखा कहते हैं, जो घुमाव वाली हो, उठी उभरी हुई हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं, वक्र रेखा। यानी बिंदु को मिलाने पर कैसी रेखा बने, वक्र रेखा बने, तो ऐसे तल को हम कहेंगे वक्र तल। और जिसमें एक सीधी रेखा बने उसको हम कहेंगे समतल, तो उसको समतल कहेंगे। तो समतल में जितनी भी जो आकृतियां हम ड्रॉ करते हैं वो सारी क्या होती है, द्विविमीय ज्यामितियां होती है। अब इसके बाद में जो अगला जो प्रकार है वो है त्रिविमीय। तो नाम से जैसे पता चल रहा है कि ऐसी ज्यामिति जिनको निरूपित करने के लिए, निर्दिष्ट करने के लिए हमें कितने आयामों की जरूरत होती है, 3 आयामों की, यानी 3 विमा या 3 निर्देशांकों की जरूरत होती है। तो ऐसी ज्यामिति को हम कहते हैं त्रिविमीय ज्यामितियां। त्रिविमीय ज्यामिति या त्रिआयामी भी कह सकते हैं हम। त्रिविमीय ज्यामिति या त्रिविमीय ज्यामिति अथवा त्रिआयामी ज्यामिति कहते हैं इनको। और इनका दूसरा नाम और भी होता है, इनको ठोस आकार भी कहते हैं। ठोस आकार भी कहते हैं, ठोस आकार। और ठोस आकार का एक पूरा चैप्टर कक्षा 8 की गणित के अंदर दिया हुआ है, उसका हम इससे अगली वाली वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे ठोस आकारों के बारे में। तो यहाँ तो इसकी परिभाषा हम जान लेते हैं पहले। तो वे आकृतियां जिनको निरूपित करने के लिए या उसके प्रसार या विस्तार या स्थिति को निर्देशित करने के लिए 3 आयामों की आवश्यकता होती है, तो ऐसी ज्यामितियों को हम ठोस ज्यामिति या त्रिविम ज्यामिति या ठोस आकार कहते हैं। तो उदाहरण के लिए हम अपने जो रियल जो लाइफ के अंदर जो अनुभव करते हैं, जो महसूस करते हैं घटनाएं, वो सभी क्या होती है, त्रिविमीय होती है। अंग्रेजी में इनको 3D भी कहते हैं, 3 डायमेंशनल, 3D। कई बार नाम सुनते हैं मूवी वगैरह में, पर्दे पे जो देखते हैं नाम आता है 3D मूवी है, या पर्दे पे जो दिखती है वो तो वैसे ही द्विविमीय होती है, 2D होती है, लेकिन वो अनुभव उनसे महसूस ऐसा होता है कि वो जैसे कोई रियल घटनाक्रम हो रहा हो अपने सामने, तो इसलिए उनको कहते हैं 3D घटनाएं। तो जो अपने जो रियल लाइफ है उसके अंदर जितनी भी जो घटनाएं होती है वो 3D है। तो अब इससे
इसके अलावा जो ठोस जो आकार हैं वो कौन कौन से हैं, तो जैसे घन है, घनाभ है, शंकु है, बेलन है। अपने घरों के अंदर जैसे हम अलमीरा जो देखते हैं, टेबल है, मेज है, बक्सा है, ये सारी क्या है, त्रिविमीय आकृतियां हैं, 3D आकृतियां होती है। भवन है, कोई मकान है, कोई पेड़ है, ये जितने भी जो हमें रियल लाइफ में हम देखते हैं वस्तुओं को, वो सारी की सारी क्या है, त्रिविमीय आकृतियां होती है, 3D होती है। उनके आकार या आकृति इस प्रकार हो सकती है, या तो घन हो सकती है, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, प्रिज्म और पिरामिड है, बेलन है, ये हो सकते हैं। तो ये तो थे ज्यामिति के प्रकार, ज्यामिति का वर्गीकरण किसके आधार पर, आयाम या विमा के आधार पर। तो एक बार पुनः इसको स्मरण कर लेते हैं। आयाम या विमा के आधार पर जो ज्यामिति का वर्गीकरण पढ़ा, उनमें सबसे पहले पढ़ा हमने बिंदु, जो क्या एक शून्य आयामी है, उसका कोई विस्तार नहीं होता है, कोई लंबाई नहीं होती है, कोई चौड़ाई नहीं होती है। दूसरा था एक आयामी, उसमें हमने पढ़ा रेखा, रेखाखंड और किरण पढ़ा। उनका सिर्फ एक ही दिशा के अंदर उनका मूवमेंट होता है, प्रसार होता है। तो वैसी आकृतियों को हम कहते हैं एक आयामी या 1D आकृतियां हैं। दूसरी, उसके बाद में तीसरा जो था वो पढ़ा हमने द्विआयामी आकृति, इनको 2D आकृतियां भी कहते हैं। उसके अंदर हमने जो समतल के ऊपर जितनी भी हम आकृतियां बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, वो सारी की सारी कैसी है, द्विविमीय आकृतियां होती है। हम फिल्म वगैरह टीवी पर देखते हैं, पर्दे पर देखते हैं, वो सारी क्या है, द्विविमीय आकृतियां होती है। इसके बाद में हमने जिस त्रिविमीय आकृति ज्यामिति को पढ़ा है, जिसके अंदर 3 निर्देशांकों की जरूरत पड़ती है विस्तार को बताने के लिए। जैसे ठोस में घन है, घनाभ है, शंकु है, बेलन है, ये जो आकृतियां हैं ये त्रिविमीय आकृतियां हैं, इनको 3D आकृतियां भी कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।